हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रियंका द्विवेदी अपने एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं सीडीपी की क्लास को लेकर आपके बीच आई हूँ कि सीडीपी क्या है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी ये क्या है और इसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करना है जो आपके सी टेट और जो आपका स्टेट टेट है, इन सभी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आखिर कहाँ से बनते हैं। आपके इस बाल मनोविज्ञान या आपके चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से जो प्रश्न लिए जाते हैं उन्हें ही हम पेडागॉजी के सेक्शन में रखते हैं। पेडागॉजी है क्या या चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, और हम इसे किसी भी टीचिंग एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रश्न का वेटेज इससे क्यों बन रहा है, आखिर इसके बारे में एक स्टूडेंट को जानना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम आज इस पर बात करेंगे। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक शिशु के आविर्भाव से उत्पन्न होकर के स्टार्ट होकर के और वो व्यक्ति या बच्चा जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक लगातार ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी शिशु जब अपने माता के गर्भ में अपना स्थान ग्रहण करता है तब से लेकर जीवन पर्यंत बाल विकास या एक व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती ही रहती है, जिसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा प्री नेटल डेवलपमेंट और दूसरा होता है हमारा पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट का अर्थ है कि जो विकास बच्चे का माता के गर्भ में होता है उसे हम प्री नेटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, और वह विकास जो बच्चे के जन्म के बाद जब वह इस संसार में आता है और इस संसार की पूरे वातावरण से जुड़ करके प्रत्येक वस्तुओं से, प्रत्येक परिस्थितियों से होता हुआ एक बच्चे का जो डेवलपमेंट निरंतर होता रहता है उसे हम पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिस पोस्ट नेटल डेवलपमेंट को हम अवस्थाओं के विकास के रूप में पढ़ते हैं। वैसे तो जनरली हम सभी जो भी लोग ये हमारे स्टेट टेट या सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सी टेट के एग्ज़ाम को जो लोग भी देने जा रहे हैं वो लोग बाल मनोविज्ञान से तो बहुत ही बेहतर तरीके से परिचित है, क्योंकि आपके बीएड या डीएलएड दोनों के पाठ्यक्रम में आपके चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात समझने योग्य है कि आखिर 1 to 5th या 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें पेडागॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आखिर वहाँ से प्रश्न क्यों बनते हैं। हमें पेडागॉजी तो पढ़ानी नहीं है, हमें तो केवल उन्हें सब्जेक्ट टीच करना है। हमारा जो स्पेशलाइजेशन होगा, या हम सोशल के होंगे टीचर या हम साइंस के होंगे, हम जिस भी ग्रुप के होंगे, हमें उनको वो सब्जेक्ट टीच करना है। फिर इस पेडागॉजी को पढ़ने की कौन सी ज़रूरत आन पड़ी। तो देखिए, बात यहाँ पर यह है कि पेडागॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि जब तक एक बच्चे का अपने टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट नहीं हो जाता, एक अच्छा संबंध स्थापित नहीं हो जाता। अच्छा संबंध का मतलब क्या? अच्छा संबंध का मतलब है कि एक टीचर अपने बच्चे को, अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स की कमियों को, उनकी अच्छाइयों को इतनी अच्छी तरीके से पहचान लेता है कि वो उनके ऊपर काम कैसे करना है उसकी टेक्निक को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक टीचर प्रत्येक उम्र के बच्चों की जो मानसिक विकास या जो मेंटल डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके लेवल की पहचान करना बहुत अच्छी तरीके से जानता हो, उसकी परख करना बहुत बेहतर तरीके से समझता हो, उसी आधार पर उसे वह पढ़ाने की, शिक्षण की विधियों का प्रयोग करता है तो बच्चे से एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। इसीलिए ये पेडागॉजी आपको पढ़नी है कि किसी भी बच्चों को टीच करने से पहले बच्चे के बाल मन को समझ करके
तब उसको कोई चीज़ जब आप पढ़ाएंगे तो वह उस बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आएगी और आपका पढ़ाना भी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूटफुल नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पेडागॉजी में देखा जाए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास को। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है? तो भाई किसी भी शिशु का, किसी भी जीव की वृद्धि या विकास तब प्रारंभ होता है जब सबसे पहले उसका आविर्भाव हो। वह एक कोशिका के रूप में जब अपनी माता के गर्भ में स्थान लेता है तब से उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया गर्भकालिक विकास, और प्रसवोपरांत। दो श्रेणियों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि आपके सिलेबस में गर्भकालिक विकास से प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है, आपको केवल बच्चों की अवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं कि जब से बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स किस तरीके के माइंडसेट के होते हैं उसको समझने के लिए हम प्रसवोपरांत विकास को उनकी अवस्थाओं के रूप में बांट के, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड प्यूबर्टी, यानी कि आपका वयःसंधि काल। केवल इन 3 स्टेजेस को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लें तो हमारे लिए इस पेडागॉजी को समझना बिल्कुल बाएं हाथ के खेल के बराबर हो जाएगा। हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है आप ये समझिए कि आप जिस बच्चे को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे की मन स्थिति कैसी है, उसका मेंटल डेवलपमेंट किस लेवल का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 1 के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं और अब उसको आपने डायरेक्टली, जैसे कि बच्चा हिंदी भाषी है और आपने उसे क्या किया, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपने तो अच्छा सोचा कि आप जैसा बोलेंगे बच्चा वैसा ही कॉपी करने की प्रयास करेगा और फिर धीरे धीरे वो भी एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेगा, लेकिन चूंकि बच्चा अभी उस मेंटल स्टेज में नहीं है इसलिए आपकी बात उसके सर से ऊपर चली जाएगी, बिल्कुल बाउंस हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको बच्चे को सेंटेंस को समझना, सेंटेंस को बनाना, सेंटेंस को लिखना, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना वगैरह वगैरह, ये जो सारी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होती है उन सभी से होकर जब आप गुजरेंगे और तब आप जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे को चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम अभी बात करते हैं कि शैशवावस्था में एक बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान देने के बाद हमें जो छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो पेडागॉजी है, जो हमारा CDP है, वो पढ़ना कितना इजी हो जाएगा। विशेष तौर पर देखा जाए तो बच्चे के विकास में जो उसके जन्म के पश्चात की 2 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। ये 2 अवस्थाएं उनके जीवन में अधिगम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यही 2 अवस्थाएं हैं जिनमें बालक के अधिगम के जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, और वो चीज़ें व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करती रहती हैं। कहा जाता है ना कि कई बार हम कहावतों में भी सुनते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं कि वो बच्चा कैसा है, होनहार है या कैसा है, या बिल्कुल मंद बुद्धि है या कैसा है। ये चीज़ें उसके बचपन में ही परिलक्षित होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? कभी कभी हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज से ही हम आकलन लगा लेते हैं कि फला बच्चा बहुत तेज है, फला बच्चा बहुत चालाक है, वो बहुत एक्टिव है। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ, ये सारे संवाद हम कैसे कर पाते हैं? हम इस आधार पर कर पाते हैं कि उस बच्चे के अंदर
जो अवस्था विशेष की विशेषताएं हैं उनमें जब परिलक्षित होने लगती हैं तो उसे ही हम कहते हैं कि फला बच्चा किस कैटेगरी में आता है या वह उसके अंदर किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पेडागॉजी में या बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में हम वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ते हैं। शैशवावस्था में बच्चे की ये 3 विशेषताओं पर अगर हम अपना ध्यान ले जाएं तो हमें ये समझ में आएगा कि बच्चे का अधिगम या बच्चे का सीखना किस प्रकार से अधिक प्रभावी हो सकता है। हमें क्या सीखना है? हम एज ए टीचर यहाँ यही तो जानना चाहते हैं कि हम जब बच्चे को पढ़ाएं तो वो बच्चा किस प्रकार हमारे द्वारा संप्रेषित किए गए तथ्यों को, ज्ञान को अपने अंदर बहुत ही प्रभावी ढंग से समाहित कर ले, आत्मसात कर ले। हम यही तो चाहते हैं। तो हम वो कैसे बेहतर कर पाएंगे? अगर हम यह ध्यान दें कि एक छोटे बच्चे के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं कि वह चीज़ों को कैसे सीख पाता है। जैसे देखिए, विकासात्मक विशेषताएं। अब यहाँ पर विकासात्मक से तात्पर्य केवल और केवल एक विकास से नहीं है, बल्कि बच्चे के शारीरिक, बच्चे के मानसिक, बच्चे के संवेगात्मक, इन सभी विकासों से संबंधित है, जिसमें ये 3 विकास को हम विशेष स्थान देते हैं। क्योंकि बच्चे के शरीर में, उसके शरीर के अनुपात में दिन प्रतिदिन लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उसके शरीर का भार भी बढ़ रहा है, उसकी लंबाई भी बढ़ रही है, उसका आकार भी बढ़ रहा है। तो ये तो उसकी शारीरिक वृद्धि हो गई। अब बात करते हैं मानसिक विकास की या मानसिक डेवलपमेंट, जिसे हम मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि एक छोटा सा बच्चा जिसका विकास मस्तिष्कोन्मुखी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, जिसका विकास सतत चल रहा है, जिसका विकास निकट से दूर तक का हो रहा है, इन सारे सिद्धांतों को हम लोगों ने पहले भी चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ रखा है। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चे के अंदर किस तरीके से उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, उसके बाद फिर उसके धीरे धीरे जो सूक्ष्म कौशल है वो विकसित हो रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक तो शारीरिक विकास, दूसरा उसका मानसिक विकास और तीसरा उसका सांवेगिक विकास। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो शैशवावस्था में उसके अंदर प्रेम, भय, क्रोध और पीड़ा, ये 4, जिसको मैकडूगल ने अपने सांवेगिक विकास के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को बताया है, जिसमें बच्चे के अंदर ये 4 प्रकार के संवेग जो हैं वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो उसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसे हम उसकी मूल प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि बच्चा अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है और धीरे धीरे उसकी मूल प्रवृत्तियां ही पर्यावरण के संपर्क में आने के बाद विकसित होती हैं। तो ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे की विकासात्मक जो अवस्था है, जो विकास के जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास की ये अवस्था होती है। तो ये जो है अपना आकार ग्रहण कर रही होती है। तो ऐसे में अगर बच्चे को सही रूप में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और वो अभी बिल्कुल चलना सीख रहा है, ठीक है, उसकी स्किल्स जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, तो माँ उसको क्या करती है कि अंगुली, माँ या पिता जो भी उसके साथ है वो उसको अपनी उंगली पकड़वा करके और धीरे धीरे उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऐसे उसको चलना सिखा रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये उनको एक दिया जा रहा एक प्रकार का गाइडेंस है कि दिस इज द वे, जैसे आपको अपने पाँव को बढ़ाना है, जिस तरीके से आपको चलना है। या उससे आगे हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया है, तो पेंसिल बच्चा कैसे पकड़ता है? पेंसिल पता है? बच्चा जब छोटा होता है ना तो ऐसे पकड़ता है, ऐसे लिखना और वो कॉपी पे उसको रब करना, ऐसे ऐसे सीखता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस एंड बाय गाइडेंस एक बच्चे को ग्रिप बनाने आ जाती है। वो बच्चा परफेक्टली लाइन ड्रॉ करना सीख जाता है, वो पेंसिल की ग्रिप को पकड़ना सीख जाता है। तो ये क्या है? ये उसकी सूक्ष्म कौशल जो उसके अंदर जो डेवलप हुआ है, ये कैसे हुआ? ये धीरे धीरे उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं और साथ ही साथ उसके पर्यावरण से जो उसको गाइडेंस प्राप्त हुआ, उनके संयोग से उसके अंदर ये चीज़ें विकसित
हुई। अगर ये चीज़ सिखाने वाले को, अगर माँ को ये पता ना हो, ये मान लीजिए किसी ने ऐसा कह दिया कि माँ नहीं सिखा रही है, कोई भी है जो उस बच्चे की मूल प्रवृत्ति को और उसकी अवस्था के हिसाब से न सिखा करके और एक बिल्कुल 5 साल के बच्चे को कहे कि मैं सेंटेंस बोल रही हूँ और आप उसको पूरा का पूरा लिख करके दिखाओ, तो क्या वो बच्चा करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि बच्चे की अवस्था अभी विकासात्मक लेवल पर है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है, अभी तो उसकी मूल प्रवृत्तियां ही विकसित नहीं हुई हैं। फिर वो आपके द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को कहाँ से वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने उड़ेल सकेगा? उसके अंदर अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये चीजें होती हैं कि हमें सबसे पहले, अगर छोटे बच्चे के टीचर के रूप में हम हैं, तो हमें ये समझना है कि बच्चा जो है किस विकासात्मक अवस्था में है, उसकी एज क्या है, और उसकी एज के बच्चों के सीखने की जो क्राइटेरिया है, जो लेवल है, जो मानक है, वो किस स्तर का है, हमें उस अनुसार उस बच्चे को पढ़ाना है, पहली बात। दूसरी चीज, अधिगम संबंधी विशेषताएं, जिसके बारे में ही हमें बात करनी है। अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। हमने भी सीखा है और हर कोई जीवन में आने के बाद चीजें सीखता है और सीख करके ही उसमें पारंगत होता है, निपुणता प्राप्त करता है। जो बच्चे शैशवावस्था में होते हैं वे भी अभी अपनी अधिगम संबंधी विकास की अवस्था में बिल्कुल कदम ही रख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? उन्हें अनुकरण करना होता है, उन्हें अनुपालन करना होता है। वे चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर कहीं जाकर के वो उन चीजों को अपने द्वारा परफेक्टली फिर से पुनः प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए कि एक ड्राइंग टीचर ने अगर एक शैशवावस्था में, आप शैशवावस्था जैसे कि बताया गया है 2 वर्ष तक की अवस्था है, तो अगर एक छोटे बच्चे को कह दिया जाए कि आप ऐसे बिल्कुल लोटस की ड्राइंग कंप्लीटली बनाओ बेटा, तो क्या वो इन लाइंस का बिल्कुल ग्रिप परफेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो उसको पता है कैसे करना है, अभी तो वो ऐसे कर ले वही बहुत है, अभी तो वो ऐसे सीख ले यही बहुत है। उसके हाथों में अभी इतनी परफेक्ट स्किल डेवलप नहीं हुई है कि वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सके। और यहाँ पे मेरे कहने का यही मतलब है कि जब हम एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर अभी चीज़ों का अनुपालन करने की जो योग्यता है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि एक छोटे से बच्चे को हम तुरंत क्या करें, एकदम मास्टर बना करके हम तुरंत उसको बैठा दें। उनको टाइम लगेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले भी पता है कि पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, वाटसन ने, इन सभी लोगों ने इसके बारे में बात की है कि ये बच्चे की जो अधिगम की अवस्था होती है, इसी में वह बच्चा जो है वह चीज़ों को धीरे धीरे अपनी धारण शक्ति का प्रयोग करता है और फिर चीज़ों को आत्मसात करता है, फिर उन्हें प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाओं में उतरता है। ये तो हो गई अधिगम संबंधित विशेषताएं। और तीसरी बात है आपकी सामाजिक विशेषता। चूंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज के अभाव में या समाज के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसे अकेले में छोड़ दिया जाए तो उसके जो संवेग हैं वही उन पर हावी हो जाएंगे। बच्चा डर जाएगा, बच्चा भयभीत हो जाएगा, बच्चा चिल्लाने लगेगा, बच्चे को क्रोध आएगा, बच्चे की अन्य आवश्यकताएं जैसे मलमूत्र विसर्जन या भूख लगना, इनकी पूर्ति करना, इन सब चीज़ों की संपूर्ण संपूर्ति के अभाव में एक बच्चे का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए समाज में रहते हुए ही एक बच्चे का पालन पोषण या आप कहिए कि धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हुए ही बच्चा अधिगम करता है और अधिगम के साथ साथ बच्चे के अंदर समाज में रहने की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। अगर सब बातों का एक निचोड़ आप निकाल करके देखें भी ना, तो आपको यही पता है कि हम या आप या कोई भी इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहा है। सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर एक अच्छी जिंदगी, एक
सम्मानजनक स्थिति में अपने जीवन को जी सकें और अपने समाज में एक अच्छे ओहदे पर रहते हुए जीवन के सभी सुखों का लाभ ले सकें। सिर्फ इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, मैं इसीलिए कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्ट है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप मेहनत कर रहे हो ताकि आपके पास पैसे आए, पैसे से आप अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल डेवलप करो और आप भी अपने जीवन में आनंद अनुभव कर सको। लेकिन जब हम बात करेंगे कि हम पढ़ रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ हमें नहीं प्राप्त करना है, तो ये तो फिर कोई बात हुई ही नहीं। अगर आपको लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो फिर कभी भी आप ऐसा मेहनत कर भी नहीं सकते, क्योंकि यह एक ह्यूमन नेचर है। तो आइए अब बात करते हैं कि एक शैशवावस्था की स्थिति में बच्चे को जो पढ़ाने की कलाएं हैं, उसमें इन 3 विशेषताओं को अगर ध्यान में रख लिया जाए कि एक छोटा सा बच्चा है जो अभी विकास के प्रथम स्तर पर है, प्रथम स्थिति में है, उससे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, उसे प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस ही सिखाना है। अधिगम संबंधी विशेषता मतलब ये है कि उसको प्रैक्टिस ही करानी है। बच्चा आपका अनुकरण करेगा, आपका अनुपालन करेगा और धीरे धीरे ही वह अपनी धारण शक्ति को विकसित कर पाएगा। फिर आपके बच्चे की सामाजिक विशेषता क्या है कि वो भी अपनी क्लास में सीख कर खुद को सबसे बेहतर बनाने के प्रयास में सदैव अपने काम में निपुण होने के लिए प्रयत्नशील होगा ही होगा। ये 3 चीजें एक छोटे से बच्चे के अंदर पाई जाती हैं कि बच्चा हमेशा अपना द बेस्ट करने के प्रयास में होता है। वो ये सोचता है कि मैं क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाऊं, मेरी क्लास में सबसे अच्छा नंबर आए। ये चीजें आती कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें हमारे सामाजिकरण से आती हैं, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे मानदंड बनाए गए हैं, कुछ ऐसा मानक निर्धारित किया गया है कि आपको हमेशा स्वयं भी और बच्चों को भी हमें बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें बच्चा सबसे अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील होता है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने चाइल्ड डेवलपमेंट, अपनी पेडागॉजी को तैयार कर रहे हैं, तो आपके जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके उत्तर में, आपके ऑप्शंस में से आपके उत्तर को मिलने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चा 2 से 5 साल की अवस्था में है या 6 साल की अवस्था में है, तो वह क्या कर सकता है, उसकी मनोस्थिति कैसी हो सकती है, वो प्रयत्नशील हो सकता है, उसका अभी फुल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे है, या फिर वो समाज में किस प्रकार की एक्सक्यूज मी, अपने आसपास पड़ोस के समाज में वो अपने आप को कहाँ देखता है और कैसा करना चाहता है, ये चीज़ें अभी अभी उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। एक्सक्यूज मी। अब हम बात करते हैं, ये तो छोटे बच्चे की बात थी, अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था को माना गया है। एलिजाबेथ हर्लॉक के वर्गीकरण को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि 6 से 12 वर्ष के बीच का जो बालक होता है उसके अंदर इस प्रकार की कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस उम्र में मुख्य रूप से विकसित होती हैं। अगर आप एक बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट या उसके कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे विकास में स्थिरता। अब जो बच्चा है वो धीरे धीरे अपनी एक हाइट तक पहुंचा है और वो जाकर के धीरे धीरे उसकी हाइट का जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक जाती है। इस स्टेज में आने के बाद बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। इसमें आने के बाद बच्चा जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, उसमें एक स्थिरता पाई जाती है। अधिगम में तीव्रता, ये बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है, या कहिए कि क्रिएटिव बन जाता है। क्रिएटिविटी इनके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
बच्चे को कुछ भी करने के लिए दीजिए। आप देखिए, आप स्कूल्स में जाकर के देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, कितनी सारी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं जहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जितने साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, जितने सोशल के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में ला करके उनके मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं। उनको कोई भी क्रिएटिव काम करने को दीजिए, बड़े मन के साथ वो करते हैं। तो ये चीज़ इसलिए इस उम्र के बच्चे के अंदर विशेष तौर से पाई जाती है। सामाजिक गुणों का विकास, कहा जाता है कि जो बच्चे 10 से 12 साल या 8 से 12 साल की स्थिति में होते हैं, ये बच्चे घर में सबकी हथेली पर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सबके बारे में चिंता होती है, ये सबका ख्याल रखते हैं, ये सबकी भावनाओं को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये सबकी ज़रूरतों में खड़े होने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे अगर आज के युग में देखा जाए तो थोड़ा सा स्कूल के प्रेशर और हमारे सोसाइटी का जैसा एटमॉस्फेयर है, ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त सी हो रही हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर एक सामाजिकता का गुण इस एज में पाया जाता है। बच्चों की फ्रेंड सर्किल बनने लगती है, उनकी एक गैंग बन जाती है, बच्चों का गुट बन जाता है। फिर वो किसी भी पार्टी में, किसी समारोह में, शादी विवाह में या ऐसे ही अपने आसपास पड़ोस में शाम को खेलने के लिए निकलना, सबके साथ मिलना जुलना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इस एज के जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसी उम्र में बच्चों की एक स्पेशल सोसाइटी बनना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे एक छोटे समाज के स्वरूप को अपने अंदर बना करके रखते हैं, वो भी अपने फ्रेंड सर्किल में चीज़ों को बिल्कुल समाज के लोगों के तरीके से ही बिल्कुल हूबहू करते रहते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि बच्चे के अंदर जो स्त्री सुलभ लक्षण लड़कियों के अंदर डेवलप हो जाता है या पुरुषोचित लक्षण लड़कों के अंदर डेवलप हो जाता है, तो ऐसे में ये जो लक्षणों का विकास है वो इनके अंदर भी अपने परिवार के लोगों का, जो बड़ों का कार्य होता है, जैसे पार्टीज में जाना या दूसरों की सेवा करना, अपने परिवार में लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना, उन्हीं चीज़ों को ये भी सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं। तो ये सामाजिक गुणों का विकास इनके अंदर हो जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि जो चीज़ जैसी उनको दिखती है वह उसी स्वरूप में उसे स्वीकारना प्रारंभ कर देते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, भाई जुंग ने बताया भी है कि पूरे संसार में 3 ही प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। एक होता है हमारा अंतर्मुखी, दूसरा हमारा उभयमुखी, तीसरा बहिर्मुखी। 3 प्रकार के हमारे व्यक्तित्व होते हैं, जिसमें इस एज में बच्चों के अंदर एक स्पेशलिटी पाई जाती है कि वो अपने आप को हर प्रकार के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रखते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर समूह की भावना विकसित हो जाती है, वो एक साथ किसी भी चीज़ को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यौन संबंधी विकास भी इस उम्र में धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका होता है। लेट चाइल्डहुड का जो टाइम फेज होता है या वयस्संधि काल जिसे हम कहते हैं, वयस्संधि काल और लास्ट जो आपका ये बाल्यावस्था का जो समय होता है, इस बीच बच्चों के यौन संबंधी यानी कि यौनांगों का, जो यौन अंग होते हैं उनके सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना प्रारंभ कर देती हैं और उसको वो धीरे धीरे समझना भी शुरू कर देते हैं। तो इन विशेषताओं को समझने के पीछे का आशय सिर्फ इतना है। ये बात मैंने आपसे इसलिए की ताकि आप ये समझिए कि जिन बच्चों को आप ये आपके प्राइमरी लेवल पर और दूसरे आपके हायर सेकेंडरी लेवल पर जो आप बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो टीचिंग सेलेक्ट की है, आपने जिस टीचिंग प्रोफेशन को चुना है, उसमें एज ए टीचर आपको सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि जिस एज ग्रुप के बच्चों को आप टीच करने जा रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपना स्थान रख रही हैं, किस प्रकार के डेवलपमेंट्स, किस प्रकार के चेंजेस, किस प्रकार की जो उनके अंदर विशेषताएं हैं वो अभी अपना स्थान बनाए हुए हैं। जब आप समझ लोगे तो फिर आपको उन्हें पढ़ाने में बड़ी ही आसानी होगी और आपकी बातों को वो भी समझेंगे और उनकी बातों को आप भी समझ पाओगे। तो ये तो था आपका उम्र के यानी कि अवस्था के आधार पर बच्चों में पाई जाने वाली विशेषताएं। सीडीपी में हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में
अभी बात करेंगे। जैसे कि देखिए वृद्धि और विकास में होता क्या है ना, अब इसको पढ़ने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि शिक्षा की जो शुरुआत होती है वो शैशवावस्था से शुरू हो जाती है और ये कब तक चलती है। अगर वैसे माना जाए तो सीखने की वैसे तो कोई भी उम्र नहीं होती है, लेकिन चूंकि हमें इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे पढ़ना नहीं है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को कंप्लीट करना है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि हमें केवल और केवल प्राइमरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वृद्धि या विकास है ना, ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है जो होता है मात्रात्मक परिवर्तन, और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। चाइल्ड डेवलपमेंट में जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो एज ए रिजल्ट हमें जो चीज़ मिलती है वो है या तो हमारा क्वांटिटेटिव चेंज, दूसरा हमारा क्वालिटेटिव चेंज। मतलब वृद्धि एवं विकास से जो भी परिवर्तन होता है वह 2 रूपों में होता है। एक तो मात्रा में परिवर्तन होता है और दूसरा हमारे गुणों में, क्षमताओं में, योग्यताओं में परिवर्तन होता है। मात्रा में परिवर्तन का मतलब वृद्धि। अच्छा, अब वृद्धि क्या है भाई? वृद्धि जो है वो सदैव हमारे आकार भार में आनुपातिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारी वृद्धि कहलाती है। इसमें क्या है, आपको पता है कि एक जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट समसूत्री विभाजन के द्वारा धीरे धीरे 3 लेयर में जो परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पर ये आपका एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 डर्म्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, जिसके द्वारा एक बच्चे के संपूर्ण अंग का, संपूर्ण शरीर का विकास होता है। तो इन परिवर्तनों के द्वारा या कोशिकीय विभाजन के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या परिवर्तन, क्या हमें प्राप्त हुआ? हमें वृद्धि प्राप्त होती है, जो एक निश्चित समय सीमा पर यानी कि निश्चित उम्र पर जाने के बाद रुक जाती है। एक व्यक्ति की जो हाइट होती है उसकी वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय यानी कि बेसिकली आप देखिए तो 18 से 19 साल के बाद किसी की हाइट बढ़ती नहीं है, वो मैक्सिमाइज एज है, ठीक है। उसके बाद किसी की हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन जो गुणात्मक परिवर्तन है ना, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। कितना चलता है ये लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। भाई आज भी देखिए, आज आपकी एज क्या है? आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे और कुछ लोगों की एज निकल रही होगी। ये क्या है? लेकिन फिर भी जो अभी पहले दिन क्लास में आ रहा है वो भी सीख रहा है, और जो जिसकी एज निकल रही है वो भी सीख रहा है, वो भी रिवीजन कर रहा है, यानी वो भी किसी न किसी चीज को सीख रहा है। जीवन पर्यंत व्यक्ति के अंदर सीखने की जो क्षमता है वो बनी रहती है। केवल और केवल आपके चाहने की देर होती है, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये तो था आपका वृद्धि और विकास। अब चूंकि विकास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विकास कैसे होता है। वृद्धि तो हमने बता दिया आपको कि वृद्धि हमारे शरीर के आकार एवं भार का आनुपातिक परिवर्तन है, जो एक निश्चित समय सीमा के पूरा होने पर रुक जाता है। लेकिन विकास एक बच्चे के जन्म से पहले से प्रारंभ होकर, यानी कि विकास जो है वो प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट होकर, ठीक है, और लाइफ लॉन्ग चलता हुआ जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी वह स्टॉप होता है। कहाँ तक? प्रीनेटल स्टेज से डेथ तक एक बच्चे के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट लगातार चलता ही रहता है। अब आप देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा सिलेबस इतना लेंदी है, हम इतना आसानी से इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करें। बिल्कुल आसान है, आप उसको अपने जीवन से जोड़कर देखिए, अपने परिवार के लोगों से जोड़ लीजिए। आपको 2 मिनट लगेगा केवल चीज़ों को तैयार करने में, रटने में।
जैसे विकास को अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी होती हैं भाई? शैशवा, बाल्यावस्था, वयःसंधि, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक का जब उसका एज होता है तो उसे हम शिशु कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। 2 साल से लेकर के कुछ लोगों ने 2 माना है, कुछ लोगों ने 3 माना है, कुछ लोगों ने 5 साल माना है। लेकिन फिर मान लीजिए हम अगर अप्रॉक्स अगर सबका मिला के एग्रीगेट करके देखते हैं तो हम इसको 6 साल अप्रॉक्स मान के चलते हैं, 0 to 6। फिर हमने मान लिया बाल्यावस्था को 6 साल से 12 साल। फिर हमने क्या माना, ये हमारा 12 से लेकर के 13 साल आप कर सकते हैं। किशोरावस्था हमारी 13 साल से लेकर के 18 साल तक। युवावस्था हमारी 18 साल से लेकर के 35 साल तक। और हमारी ये जो प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था 35 से लेकर के 60 साल तक। और ये 60 से लेकर जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक। इतना हमने मान लिया अप्रॉक्स। ये मैं बिल्कुल साधारण सी बात कर रही हूँ, मैंने किसी विशेष प्रकार के मनोवैज्ञानिक का कथन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हम हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से लोगों को देखते हैं, मैंने उसी विज़न को यहाँ पर लेकर के देखा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एज से मतलब नहीं है, हमें उसकी विशेषताओं से मतलब है, इसलिए यहाँ पर मैं इस तरीके से बात करूँगी कि शैशवावस्था जो कि बच्चा जब स्कूल गोइंग हो जाता है, जब वो स्कूल जाने लगता है, तब तक वो बच्चा क्या है? शिशु है। जब वो स्कूल जाकर के चीज़ों को सीखने लगता है, समझने लगता है, पढ़ने लगता है, तो वो बाल्यावस्था में होता है। 12 से 13 साल की जो अवस्था होती है, यानी कि किशोरावस्था से ठीक पहले और बाल्यावस्था के ठीक बाद, जिस समय में एक बच्चा टीन एज जिसे हम कहते हैं उसमें आता है, उसे हम कहते हैं वयःसंधि काल। 13 से लेकर 18 साल की अवस्था को हम मानते भी हैं। वैसे तो WHO ने इसको 13 से लेकर के 19 वर्ष तक का मान रखा है। युवावस्था मान लीजिए हमने 18 से लेकर के 35 वर्ष 40 वर्ष तक मान लिया, 40 तक मान लेते हैं। उसके बाद 40 से 60 तक हमारी प्रौढ़ावस्था है, और प्रौढ़ावस्था के बाद फिर हमारी वृद्धावस्था आ जाती है। इन सभी अवस्थाओं से होकर के ही एक व्यक्ति का डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। अब इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चे का इंटेलिजेंस क्या है, बच्चे का बौद्धिक विकास क्या है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट क्या है। इन सारे डेवलपमेंट को हम पॉइंट वाइज आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मैंने आपको केवल यहीं तक पढ़ाया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए, और आप अपने पूरे CDP के सिलेबस को बहुत ही छोटे रूप में, बहुत शॉर्ट फॉर्म और बहुत इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मेरी क्लास को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।